कुछ पंक्तियाँ लिख ही रही थी कि तभी आवाज़ आई, मौसी मौसी, गाड़ी आ गई है। शालू की आवाज़ ने मेरी कलम की रफ्तार को रोक दिया था। थोड़ी देर से चले जाएंगे तो? जया, उनका फ़ोन आया तो? जया ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की थी। इन 10 सालों में कितनी बदल गई थी जया। मौसी, फिर खो गई आप? माना कि आप लेखकों के कल्पना लोक की यात्रा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, किंतु हकीकत में रहना उतना भी बुरा नहीं है, क्यों? चलो, कलम नीचे रखकर नीलिमा चल पड़ी। आज उसकी पुस्तक जिंदगी का सफ़र के लिए उसे सम्मानित किया जाना था। पूरा हॉल खचाखच भरा था। प्रोग्राम के संचालक तथा बाकी साथी लेखक उसकी पुस्तक के बारे में मधुर बातें बोल रहे थे। जब नीलिमा से 2 शब्द बोलने को कहा गया तो वो बहुत ही पीछे चली गई। अपने अतीत के साथ उसने बोलना शुरू किया। एमपी का एक छोटा सा शहर सागर, जहाँ मेरा बचपन बीता था। सागर का असल नाम सगौर हुआ करता था। 100 यानी 100, गौर यानी किला, असंख्य किलों का शहर सागर। लेकिन कालांतर में लोगों ने सगौर का सागर कर दिया। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक गृहिणी थी। 3 भाई बहनों की लाइन में आखिरी नंबर में मैं आती थी। भैया व दीदी दोनों की लाडली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार जलन में बदलने लगा। इसका मेन कारण था मेरा खूबसूरत होना। साधारण रूप रंग वाले परिवार में मैं न जाने कहाँ से आ गई थी। शिल्पा दीदी को तो मेरी सुंदरता से जलन थी, तो भैया अजीत को मेरी बुद्धि से। जहाँ भैया इंटर से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, वहीं मैं हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। यह लड़की तो डायन लगती है मुझे, सारे ही जादू टोने जानती है। इसी ने कुछ करके मेरे बेटे से विद्या चुराई होगी, वरना लड़की जात में इतनी बुद्धि कहाँ होती है, माँ कहा करती थी। एक दिन स्कूल से लौटने पर पता चला शिल्पा दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पड़ोस की शिमला काकी रिश्ता लाई थी। शिल्पा दीदी 19 वर्ष की होने वाली थी। माँ को उनके विवाह की जल्दी थी। अज्जू की माँ, इस राजकुमारी को छिपा कर रखना। पता चला कि देखने बड़ी को आए हैं और पसंद छोटी को कर लिया। बाद में ना कहना कि शिमला ने बताया नहीं। क्या चाची, मैं क्यों छिपूं? मैंने कहा था। चुप कर छोटी, अंदर जा। माँ ने मुझे डांट कर अंदर भेज दिया था। अरे बहन, यही तो रोना है। इतना सुंदर रूप लेकर मुझ गरीब के घर में आ गई है। इस खुले खजाने को देखकर लूटने वाले भी तो पीछे आते हैं। फिर उस रात पिताजी तथा भैया में बातचीत हुई और उसकी परिणति मेरी कैद से हुई। अगला पूरा दिन मैं कमरे में बंद रही, कहीं अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा के वशीभूत होकर मैं बाहर न निकल जाऊं। इसके लिए कमरे के बाहर ताला लगा दिया गया था। शिल्पा दीदी की शादी तय हो गई थी। शादी से 4-5 दिनों पहले से ही रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं शिल्पा दीदी की साड़ी में गोटे लगाने का काम कर रही थी तो मौसी को कहते सुना, दीदी छोटी भी तो 14 वर्ष की हो गई होगी। हाँ और क्या, 15 वर्ष की हो जाएगी इस साल तो। पिछले महीने तो महीना भी शुरू हो गया इसका, माँ ने कहा था। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी माँ के इस तरह से ये बात कहने पर। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। अच्छा, तभी इसका रूप और निखर आया है। मौसी ने अपनी सोच जाहिर की थी। उसी का तो रोना है, बड़ी की दिखाई में बंद करके रखा था इसे। माँ बोली थी, दीदी शादी के दिन क्या करोगी? पुरुष जात है, शादी के दिन मना कर दिया तो क्या करोगी? मेरी बात मानो, शादी तक इसे कहीं भेज दो। मौसी ने कहा तो मैं बोल पड़ी थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सुंदर हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, हमारी है, चुप कर। बात तो सही है मेरा, बस चले तो इसका चेहरा गरम राख से जला दूं। माँ ने कहा तो मैं बोली, तो जला क्यों नहीं देती, मैं भी हमेशा की तरह। फिर माँ ने मेरा मुंह हमेशा की तरह थप्पड़ से बंद कर दिया। बिना अपराध रोती बिलखती मुझे नानी के घर भेज दिया गया था। शादी में बनने वाले व्यंजन, नए कपड़ों का लालच मैं विस्मरण नहीं कर पा रही थी, लेकिन वहाँ मेरी कौन सुनने वाला था। जब मैं शिल्पा दीदी की शादी के बाद घर आई, सारे मेहमान जा चुके थे। शिल्पा दीदी अपने पग फेरों के लिए घर आई हुई थी।
मैंने पहली बार उस आदमी को देखा जिससे छिपाने के लिए मुझे सज़ा दी गई थी। मेरे जीजा जी की नज़र जब एक बार मुझ पर पड़ी, फिर वह हटी ही नहीं। आंखों ही आंखों में वे मुझे जैसे उल्हाना दे रहे थे कि कहाँ थी अब तक। कौन है यह शिल्पा? वो पूछ तो दीदी से रहे थे, लेकिन उनकी नज़र मुझ पर ही थी। मैं आपकी इकलौती साली, जीजा जी, मैंने कहा। तो वे बोले, कहाँ थी अब तक साली साहिबा? आपसे बचाने के लिए मुझे यहाँ से दूर भेजा गया था। आप क्या इतने बुरे हो? लगते तो नहीं हो, मैंने कह दिया। कुछ अज्ञानता और कुछ नाराज़गी में मैं और ना जाने क्या क्या बोल जाती अगर दीदी मुझे वहाँ से खींचकर माँ के पास न ले जाती। माँ, इस छोटी को संभाल लो, वरना अपनी बड़ी बहन की सौतन बनने में देर ना लगाएगी। दीदी ने शक जाहिर की। ये सौतन क्या होता है? मैंने जिज्ञासावश कहा था। क्या हो गया? माँ बोली थी। कुछ कांड कर देगी तब समझोगी क्या? शिल्पा दीदी ने कहा। अब मैंने क्या किया? अपने दूल्हे को देखो कैसे घूर रहा था मुझे। माँ, वो अच्छा आदमी नहीं है, मैंने स्पष्ट कह दिया। चटाक, माँ के तमाचे ने बता दिया कि गलती मेरी ही थी। फिर जब तक शिल्पा दीदी व जीजाजी चले नहीं गए, मुझे कमरे में नज़रबंद कर दिया गया। स्कूल तथा कॉलेज के रास्ते में भी मैंने इन नारी लोलुपू नज़रों का सामना कई बार किया था। कुछ नज़रों में हवस होती थी, कुछ में जलन तथा कुछ में कामना। इस पुरुष दंभी समाज का सामना कई लड़कियों ने किया था। शिक्षा पाने की यह कीमत मान ली हो, जैसे उन्होंने उस रास्ते से जाने वाली किसी नारी ने कभी भी मुड़कर उन पुरुषों का प्रतिवाद नहीं किया था। परंतु यह गलती एक दिन मुझसे हो गई थी। मेरे कॉलेज का पहला दिन था। रोज की तरह मैं पैदल ही घर आ रही थी। उस दिन वह रास्ता खाली था। मैं खुश थी। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मैं तो किनारे पर चल रही थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। वो मोटरसाइकिल मेरे पास आकर थोड़ी धीमी हो गई। एक हाथ आगे बढ़कर उसने मुझे इतनी जोर से खींचा कि मैं गिर पड़ी। दर्द और शर्मिंदगी के ज्वार ने मुझे घेर लिया। अपने सीने पर हाथ रखकर मैं कई घंटों बैठी रही थी। जब मैं घर पहुंची, शिल्पा दीदी भी आई हुई थी। मुझे रोता देखकर दीदी व माँ दोनों मेरे पास चली आई। माँ को मुझे गले लगाना चाहिए था, लेकिन अरे रो क्यों रही है, कहीं मुंह तो काला नहीं कराई, कहकर मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश की। मैंने रोते रोते माँ को सब बताया। माँ, मैंने मोटरसाइकिल का नंबर देखा था, चलो पुलिस के पास, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लो, अब यही दिन रह गए थे। सुन, तूने ही कुछ किया होगा। माँ ने मेरे स्पष्टीकरण को नज़रअंदाज किया तो दीदी भी मुझे ही दोषी ठहराने लगी। और नहीं तो क्या माँ, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले मर्दों को ऐसे कपड़े पहनकर भड़काओ, फिर वे कुछ कर दे तो उनका क्या दोष? दीदी, सूट ही तो पहना है, मैंने साफ कहा तो उन्होंने कहा, दुपट्टा ठीक से नहीं लिया होगा। चुप करो तुम दोनों। और सुन छोटी, ये बात यहीं भूल जा। तेरे भाई को पता चला तो तुझे काट कर रख देगा। तुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। माँ बोली। और पढ़ाओ इसे माँ, अभी तो शुरुआत है। शिल्पा दीदी ने ताना सा मारा। स्त्री की इज्जत स्त्री के पास ही सबसे कम है। वो नहीं जानती कि इसी वजह से घर घर में उसकी उपेक्षा होती है। शिल्पा दीदी और माँ भी इसी के इतर नहीं थी। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई और मेरे लिए लड़का ढूंढा जाने लगा, जैसे कि शादी हर समस्या का हल हो। वैसे भी बोझ जितना जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा। ये समाज का नियम है और इस नियम को बनाने वाले भी पुरुष ही होंगे। जब तक हम किसी क्रांति को पैदा करने में असमर्थ हैं, तब तक समाज के विधान को सिर झुकाकर स्वीकार करना ही होगा। यही मैंने भी किया। मेरी शादी विमल से कर दी गई। विमल एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे। शादी करके मैं इंदौर आ गई। गहन अंधकार में ही प्रकाश की किरणें घुली रहती है, ये सोचकर मैंने अपने नवजीवन में प्रवेश किया। लेकिन शादी की पहली रात में विमल के व्यवहार से दुखी हो गई। सुनो, अपनी सुंदरता का घमंड मुझे मत दिखाना। मेरी पत्नी हो, अपनी औकात कभी मत भूलना। और हाँ, ज़्यादा ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नज़र रहेगी तुम पर। समझ गई। पति महाशय ऐसा बोले तो मैं बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, मैं आपकी पत्नी हूँ। ठीक है चल, बाकी बात कल कर लेंगे। पत्नी है ना, तो पत्नी का फर्ज पूरा कर। मेरे सारे सपने सुहाग सेज पर जलकर राख हो गए। मेरा कहीं भी अकेले आना जाना बंद था। फ़ोन उठाना भी मना था। दफ्तर की पार्टियों में भी वे अकेले ही जाते। मेरा मेकअप करना भी विमल को पसंद नहीं था। कपड़े भी मुझे
उनसे पूछकर पहनने पड़ते थे। एक बार शॉप में उनके एक साथी मिल गए थे। अरे विमल, क्या हाल है? अच्छा, भाभी जी भी साथ हैं। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। मैंने नमस्ते का जवाब दिया। आज पता चला भाभी जी, विमल आपको छिपाकर क्यों रखता है। कई बार कहा मिलाओ भाभी से, पर यह तो। अच्छा भाई अजय, कल ऑफिस में मिलते हैं, आज थोड़ा जल्दी है, कहते हुए विमल ने अपने दोस्त से पीछा छुड़ाया। फिर घर आकर विमल ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था, लेकिन वह आखिरी बार नहीं था। उसके बाद तो यह उनकी आदत में शामिल हो गया था। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मुझे मारकर मेरे चेहरे पर निशान बनाकर विमल अपने अहम को संतुष्ट करते थे। विमल का साधारण नया नक्श का होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें कौन समझाता। जब मेरे दोनों बच्चे अथर्व और श्रेया का जन्म हुआ, मेरी जिंदगी बदल सी गई। मुझे लगा ये दोनों मेरी पीड़ा समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनका बर्ताव मेरे प्रति बदलता चला गया। उन्होंने अपने पापा का रूप रंग ही नहीं, उनकी सोच तथा उनका बर्ताव भी ले लिया था। दोनों की जिंदगी में दखल सिर्फ उनके पापा का था। श्रेया और अथर्व के 14वें जन्मदिन पर तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया। अथर्व तो अपना बर्थडे किसी होटल में मनाने चला गया था, लेकिन श्रेया का प्लान कुछ और था। उस दिन श्रेया की कुछ फ्रेंड्स घर आई थी। उन सबको मेरा बनाया खाना बड़ा पसंद आया था। एक फ्रेंड बोल पड़ी, श्रेया, आंटी तो ग्रेट हैं, जितनी सुंदर है खाना तो उससे भी स्वादिष्ट बनाती हैं। लगता ही नहीं इनके इतने बड़े बच्चे होंगे। और तू तो आंटी की बेटी लगती ही नहीं, तू तो उनकी छोटी बहन लगती है। ऐसा नहीं है बेटा अनन्या, मैंने कहा था। मम्मी आप अंदर जाइए, श्रेया ने मुझे आदेश दिया। बाद में क्या होने वाला था उसका कुछ एहसास मुझे हो गया था। अपने पापा और भाई के आने पर श्रेया ने कोहराम मचा दिया था। पापा, माँ से कह दीजिए अपनी सुंदरता की नुमाइश करने के लिए कोई और जगह ढूंढ ले। हमेशा मुझे नीचा दिखाने के तरीके ढूंढती रहती हैं। श्रेया, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मैं बोली थी। तो माँ बनकर रहो, अकल तो ढेले बराबर की नहीं है। मेरे बच्चों की जिंदगी से दूर रहो, समझी? या दूसरी तरह समझाऊं? इतना कहकर विमल बेटी श्रेया को लेकर उसके कमरे में चले गए। बेटा अथर्व, जो अब तक चुपचाप सब तमाशा देख रहा था, मेरे पास आया और बोला, चुपचाप रह नहीं सकती? पिटने की आदत हो गई है क्या? विमल के रोज रोज के अपमान ने मेरे बच्चों को भी मुझे अपमानित करने का अधिकार दे दिया था। हर पल मैं यही सोचती कि काश ऐसा हो कि मेरी सुंदरता ही खत्म हो जाए। मैंने अपने आप को अपने अंदर ही कैद कर लिया था। मानसिक व्यथा को दूर करने के लिए मैंने अपने आप को दूसरे कामों में लगा लिया। इसी दौरान मेरी मुलाकात स्वामी जी से हुई। जीवन में पहली बार मैंने इतनी बात किसी से की थी। हमेशा श्रोता रही थी मैं। अपनी पड़ोसन महिमा के घर में उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो मैं स्वामी जी की परम भक्त हो गई। दर्द से भरे हुए मेरे हृदय रूपी रेगिस्तान में स्वामी जी ठंडी फुहार के रूप में बरसने लगे थे। लगातार उनके आश्रम में मेरा आना जाना होने लगा। धीरे धीरे मुझे भरोसा होने लगा था कि मेरा जन्म ही स्वामी जी की सेवा के लिए हुआ है। मेरे संन्यास लेने का फैसला ले लिया। विमल गुस्से से पागल हो गए थे। बच्चे मजाक बना रहे थे। अपने अपने ढंग से सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं रुकती भी तो किसके लिए? विमल और बच्चों के जीवन में तो मेरा वजूद घर में रखे हुए फर्नीचर से ज्यादा कभी रहा ही नहीं था। स्वामी जी में ही मुझे अपना वर्तमान तथा भविष्य दोनों नजर आ रहे थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। लगभग 2 महीने के बाद एक रात स्वामी जी ने कुछ पर्सनल मसलों पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया था। उस रात का मेरे इस जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। सब कुछ बदल गया था। वहाँ जब मैं पहुंची, 2 पुरुष पहले से मौजूद थे। शायद स्वामी जी के भक्त होंगे, सोचकर मैं अंदर आ गई थी, लेकिन उनकी नज़रों में छिपी हुई भावना को मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाई। इस नज़र से मेरा सामना कई बार मेरे जीवन में हुआ था। जैसा कि आपने कहा था स्वामी जी, साध्वी जी तो उससे भी ज़्यादा। उनमें से एक बोला, साध्वी नीलिमा, क्या हुआ? डरे नहीं, अपने ही लोग हैं, स्वामी जी ने प्यार से कहा। जहाँ सबसे ज़्यादा यकीन होता है, छल भी वहीं होता है। विश्वास करना सही है, लेकिन अंधविश्वास पतन की ओर ले जाता है। स्वामी जी की बात सुनकर मैं बैठ गई। स्वामी जी बोले, साध्वी जी, आश्रम में दुखियारी स्त्रियों के लिए जो भवन बनने वाला था, उसके बारे में तो आपको बताया था। देखो, आपके कदम हमारे आश्रम के लिए कितने फायदेमंद है। ये 2 परोपकारी सज्जन सहयोग करने को तैयार हैं। अरे वाह स्वामी जी, मैंने खुशी जाहिर की।
अब आप लोग आपस में बात कर लो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूँ साध्वी जी। स्वामी जी ने गेंद मेरे पाले में डाल दी। देखो, क्या बात कह रहे हैं आप स्वामी जी? मुझ में कहाँ इतनी काबिलियत है? मैंने दिल की सच्चाई को बयान कर दिया। आप तो कमाल की हैं, हमसे पूछिए अपनी काबिलियत। दूसरा पुरुष बोला। आप चुप रहे अग्रवाल जी, हम बात कर रहे हैं ना। स्वामी जी ने उसे चुप कराया। साध्वी नीलिमा, यह तो एक आरंभ है, बहुत जल्द पूरे आश्रम की जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो भाव विभोर हो गई स्वामी जी, शब्द नहीं है मेरे पास आपका आभार व्यक्त करने के लिए, मेरे जीवन को एक दिशा देने के लिए, परंतु उसके लिए आपको, उन दोनों में से एक आदमी बोला तो स्वामी जी ने चुप रहकर उसे चुप करा दिया। फिर मेरी तरफ मुखातिब हुए। साध्वी जी को पता है, सामाजिक उत्थान के लिए यदि थोड़ा व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती। मैं उत्साहित हो गई थी। अरे अरे, आपको मेहनत कौन करने देगा? मेहनत तो हम कर लेंगे। आप तो बस, एक आदमी बोला। तो स्वामी जी ने कहा, चुप रह भगत, मैं बात कर रहा हूं ना। मेरे अंदर शंका का नाग फन उठा चुका था, लेकिन मेरी अंधश्रद्धा ने उसे कुचल दिया। आपको कुछ नहीं करना साध्वी जी, बस जगत कल्याण का कार्य करना है, स्वामी जी के शब्द थे। जी, मैंने धीरे से कहा। तो फिर उन्होंने इशारा किया। जी क्या? मैं कांप गई थी। जी, बस थोड़ा सुख आपको, मुझे तथा परम पिता के भक्तों को प्रदान करना है। आप पागल हो गए हो क्या? क्रोधित होकर मैं बोली। स्वामी जी थोड़ा नाराजगी के साथ बोले, आप शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें तो सही रहेगा, और वैसे भी दुखी जनों के कल्याण से पुण्य ही मिलेगा, और आपकी भी दबी हुई कामनाओं को। आखिर उम्र ही क्या है आपकी? केवल 40 साल, एक भक्त बोला। स्वामी जी, नहीं नहीं, मैं सिसकते हुए बोली। भक्त जब अपने भगवान का घिनौना रूप देख ले तो उसके जीवन की रही सही इच्छा भी दम तोड़ देती है। कई बार छली गई थी मैं, लेकिन आज मैं टूट गई थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोती हुई मैं आगे बोली, मैं तो आपकी पूजा करती थी स्वामी जी। मेरा प्रेम तो आपके साथ रहेगा ही, उस प्रेम को भी तो पूर्ण रूप देना अभी बाकी है। आप जाइए, सोच लीजिए, आपके पास 2 दिनों का समय है। स्वामी जी के शब्द थे। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भागकर जाती भी तो कहाँ? कोई दरवाजा मेरे लिए नहीं खुला था। किसी को मेरी प्रतीक्षा नहीं थी। उस समय ही मैंने अपनी जान देने के बारे में सोचा। जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, नस काटने के लिए चाकू लाना होगा, साड़ी से फंदा लगाकर मरना ही मुझे सही लग रहा था। साड़ी तो मैंने पहनी हुई थी, बस उसका फंदा लगाना था। चादर का भी इस्तेमाल कर सकती थी। फंदा लगाने के लिए मैं ऊपर कील ढूंढने लगी थी, लेकिन तभी एक आवाज़ ने मेरे विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। कोई कील नहीं है इस कमरे में, पंखा भी नहीं है। मेरे सामने एक 16-17 साल की सुंदर लड़की थी। ऐसा लगा जैसे श्रेया खड़ी हो। माँ का दिल ऐसा ही होता है, चाहकर भी अपनी संतान से नफरत नहीं कर पाती। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? शुरुआत में सभी ऐसा करने की सोचते हैं। देखती नहीं, कमरे में एसी लगा हुआ है, पंखा नहीं है, बहुत जल्द कैमरा भी लग जाएगा। वैसे कैमरा नहीं है तो क्या, ललिता मैडम की आंखें उससे कम है क्या? वह लड़की बोली। तो मैंने कहा, बेटा तुम यहाँ कब? मेरा वाक्य खत्म होने से पहले वह बोल पड़ी, चुप कर, खबरदार जो मुझे बेटा कहा। इस शब्द से छली गई हूं मैं। तू जया मैडम बोलेगी मुझे, समझी? क्या? मैं हैरान रह गई। मुझे डांटती हुई सी वह आगे बोली, सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा क्या? उम्र में भले ही तू मुझसे बड़ी होगी, पर इस लाइन में मैं तेरी सीनियर हूँ। पढ़ी लिखी नहीं है क्या तू? सीनियर का मतलब तो पता होगा। ऐसे समय में भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी मैं। आप काफ़ी पढ़ी लिखी लगती हैं जया मैडम। अपनी हंसी दबाते हुए मैंने उससे पूछा था। पुस्तक नहीं मैडम, मैंने ज़िंदगी पढ़ी है, तुम्हें भी तैयार कर दूंगी। वह बोली। यहाँ यह सब मेरा मतलब है? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह बोली, यहाँ जितनी साध्वियाँ दिख रही हैं वे सब। उसने अपनी बात जारी रखी, तेरे साथ एक नई लड़की भी आई है, ललिता दीदी उसे लेकर आती होंगी। देखा तो है उसे तूने? क्या नाम है उसका? हाँ, शालू, यही उसका नाम है। पर वह तो बहुत छोटी है। मैंने चिंता प्रकट की। छोटी? इस काम में क्या छोटी क्या बड़ी, अब खुद को ही देख ले, जया बोली थी।
सिर्फ 10 साल की है वह, मैंने कहा था। मैं 12 साल की थी जब इस लाइन में आई थी, जया के शब्द थे। सचमुच उम्र में बड़ी होते हुए भी मैं उसके सामने कितनी छोटी थी। मैं सोच रही थी। देख, तेरा नाम क्या है? जया ने पूछा तो मैंने कहा, नीलिमा। अरे वाह, माँ बाप ने नाम बड़ा चुनकर रखा। जया ने अपनी सोच प्रकट की। मैं कुछ ना बोली। देखो, ऐसा है, कुछ लोगों को तेरी जैसी अनुभवी औरतें पसंद आती हैं, तो कुछ को हमारी जैसी। वहीं कुछ लोगों को शालू की उम्र की लड़कियां चाहिए होती हैं। डिमांड और सप्लाई का खेल है, उसने बताया। ढोंगी है ये सारे, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। सही कहा, चल सो जा वरना ललिता दीदी आ जाएगी, जया बोली थी। वे कौन है? मैंने जानना चाहा। इन सब से भी बढ़कर, जया ने कहकर ठहाका लगाया। जया चली गई थी। वह मेरी बगल में सो रही थी। पता नहीं कब मेरे आंसू बहने लगे। क्या हुआ मौसी? कहीं चोट लगी है? दर्द हो रहा है? अब क्या बताऊं उस मासूम को, कैसे दिखाऊं उसे अपनी चोट? खुद ही रिश्ता जोड़ लिया था उसने। मौसी, मासी, मेरा अपना बचपन कौंध गया था मेरे सामने। नहीं, शालू को मैं एक और नीलिमा या जया नहीं बनने दूंगी। मेरे लक्ष्य विहीन जीवन को एक लक्ष्य मिल गया था। अपने अंदर आए इस बदलाव से मैं खुद ही आश्चर्यचकित थी। अगले दिन मैं खुद उस पाखंडी के पास गई थी। जय जय स्वामी जी। साध्वी, नीलिमा, आइए आइए। जय जय। तो क्या सोचा आपने? कुछ सोचने लायक कहाँ छोड़ा आपने? जी स्वामी जी, आज तक मैं अपने सौंदर्य को अपना दुश्मन मानती थी, लेकिन आपकी कृपा से मैं ये जान पाई हूँ कि इसका इस्तेमाल करके मैं कितना कुछ प्राप्त कर सकती हूँ। इसी की माया है कि आप जैसा पुरुष भी मेरा गुलाम बनने को तैयार है। कहिए स्वामी जी, कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस काम के लिए सहमत हूँ, लेकिन आपसे एक विनती है। तो हुक्म करो, मुझे आप अभी अपनी सेवा में ही रहने दें। देखो, वैसे तो भगत तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन अच्छा, परसों समागम का आयोजन किया गया है, उसके बाद बातें करते हैं। ठीक है। उस पाखंडी से अनुमति मिल चुकी थी। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, वह भी उसके चाटुकारों की फौज से छिपकर। इस काम में मेरी सहायता की सुधा ने। सुधा एक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर थी। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा एक मनुष्य का कितना पतन कर सकती है, इसका वह जीता जागता उदाहरण थी। एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली सुधा आज इस कामी के पिंजरे में बंद थी। समागम का जमकर प्रचार हुआ था। वैसे भी इस देश में धर्म के नाम पर जो पैसे लुटाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, परंतु एक गरीब को उसके अधिकार का पैसा भी देने में लोग 100 तरह के बहाने करते हैं। लाइनों के हिसाब से बैठने का रेट निर्धारित था। पहली लाइन वीआईपी लोगों की थी। जिस देश में भगवान के दर्शन में भी मुद्रा की माया चलती है, उस देश में भगवान के इन तथाकथित मैनेजरों के दर्शन आप मुफ्त में कैसे पा सकते हैं? भगवान से संवाद तो आखिर यही बेचारे कराते हैं। पहली लाइन में कुछ खास लोगों तथा पत्रकारों को मुफ्त पास दिए गए थे। बाकी जो लोग उस लाइन में बैठना चाहते थे, उन्हें 10,000 रुपये देने पड़े थे। इसी प्रकार हर लाइन का अपना रेट फिक्स था। जो बेचारे मूल्य चुका नहीं सकते थे, लेकिन स्वामी जी को सुनने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे थे, वे आसपास के पेड़ों पर टंगे हुए थे। नियत समय पर लोगों का आना शुरू हो गया। मनोहर और ललिता उन लोगों को समझा रहे थे जिन्हें स्वामी जी भीड़ में से बीच बीच में उठाने वाले थे। उन्हें बस यही कहना था कि स्वामी जी के उनके जीवन में आने से उनकी ज़िंदगी में कितना सुधार हुआ है। किसी को जॉब मिल गई थी, किसी के बच्चे की बीमारी ठीक हो गई थी। आखिर प्रोडक्ट का प्रचार भी तो करना होता है। स्वामी जी का समागम में आने का समय 2 बजे का था। उसके पहले उन्होंने जया को बुलाया था। वह पाखंडी एक टोटके को मानता था। उसका मानना था कि समागम के पहले अगर वह किसी लड़की के साथ संबंध बनाएगा तो उसका वह आयोजन काफी सफल होगा। स्वामी जी, जया पहुंच गई थी। आ गई? और लेट जा। क्या हुआ? खड़ी क्यों है? स्वामी जी बोले। गुरुजी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जया बनावटीपन में कह रही थी।
नाटक कर रही है, उतार साड़ी। नहीं उतारूंगी। जयाब दहाड़ी थी। तेरी इतनी हिम्मत भूल गई? पहली बार तेरा क्या हाल किया था? 10 दिनों तक उठ नहीं पाई थी। याद है भेड़िए, सब याद है। अब तेरा खेल खत्म। अब किसी और लड़की को तू छू भी नहीं पाएगा। जया ने यह कहा तो स्वामी जी के भेष में वह घिनौना अपराधी जवाब में बोला, अच्छा, कैसे भला? कौन बचाएगा उन्हें? मैं। दरवाजे पर मुझे देखकर वह ढूंढी चौंक गया। तू? वह मक्कारी का ठहाका लगा रहा था। हाँ, मैं। और ये सब लोग उस कमीने और चाटुकारों की उसकी फौज को पता ही नहीं चला था। एक रात पहले सुधा ने समागम के लिए आए कैमरों में से 2 कैमरे स्वामी जी के कैमरे में लगा दिए थे और अंदर का सारा ड्रामा बाहर बैठे उसके भक्तगण देख चुके थे। और फिर उस भीड़ ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। स्वामी जी के प्राण पखेरु भीड़ की पिटाई से उड़ गए थे। सभी चाटुकारों तथा स्वामी जी के सभी ग्राहकों के खिलाफ आश्रम की हर औरत ने गवाही दी थी। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया था, मेरी सुंदरता कभी मेरी दुश्मन नहीं थी। अगर कोई मुझे गलत नज़र से देखता था तो दोष उसकी नज़र का था। खुद से प्रेम करना हम सभी सीख गए हैं। अब हम में से कोई भी साध्वी नहीं है। सब अपनी इच्छानुसार चुने हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हमारा कोई आश्रम नहीं है। एक सफ़र है हम सब पथिकों का, जो एक ही राह के राही हैं। मेरी इसी पुस्तक में इन सभी पथिकों के संघर्ष की कहानियाँ हैं। मेरा और मेरी सहेलियों का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, न कभी होगा। कई नए साथी आएंगे, कई पुराने हंसते हुए हमसे विदा हो जाएंगे, लेकिन यह सफ़र बढ़ता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अपनी और अपने सफ़र की सहेलियों की सभी कहानियों का निचोड़ इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त कर रही हूँ। चले थे इस पथ पर खुशियों को खोजते, लेकिन इस तलाश में खुद को ही खो दिया। स्वयं को खोकर ढूंढना था मुश्किल। चल पड़े हैं यारो, शायद रास्ते में मिल जाए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।